हेलो एवरीवन, मैं ग्रीष्मा सिंह डिजिटल प्लेटफॉर्म 12 प्लस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। तो क्योंकि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी का पेपर काफ़ी नज़दीक आ गया है, इसीलिए हम लेके आए हैं पार्ट ए के कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चंस, जिसमें कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है वो आपको हेल्प कर लेंगे कि किस तरह से पार्ट ए में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सबसे फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो कौन सा है, हु इज़ फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। तो कैरोलस लीनियस इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। अब मॉडर्न टैक्सोनॉमी यानी कि हिंदी में जिसे हम कहेंगे आधुनिक वर्गीकी। तो पहला प्रश्न हमारा है कि आधुनिक वर्गीकी के जनक कौन थे। तो कैरोलस लीनियस जो है, इन्हें ही हम फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहते हैं। यानी कि आधुनिक वर्गीकी के जनक कौन है, कैरोलस लीनियस। और ही सजेस्टेड द टैक्सोनॉमिक हायरार्की एंड द बायनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। यानी कि इन्होंने ही वर्गीकरण, पदानुक्रम और द्विपद नामकरण के बारे में सबसे पहले बताया था। तो आधुनिक वर्गीकी के जनक है कैरोलस लीनियस, जिन्होंने कि किसके बारे में बताया, वर्गीकी पदानुक्रम के बारे में, और द्विपद नामकरण के बारे में सबसे पहले किसने बताया, कैरोलस लीनियस ने ही बताया था। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा है, उससे पहले हम देखेंगे कि टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या है या फिर वर्गीकी पदानुक्रम क्या है। यानी कि इसमें क्या रहता है, तो इसमें पदों को एक क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। जैसे कि हम बात करें, सबसे बड़ा जो है क्या होता है, किंगडम होता है। देन आता है फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। यानी कि सबसे बड़ा रहेगा किंगडम या फिर जगत रहता है। उसके बाद में संघ, फिर वर्ग, फिर गण, फिर कुल, फिर ये आएगा वंश, और उसके बाद में सबसे छोटी जो है वो क्या रहती है, प्रजाति रहती है। तो यही है टैक्सोनॉमिक हायरार्की या फिर हम कहें वर्गीकी पदानुक्रम। देन हमने बात की थी बायोनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में भी किसने बताया था, कैरोलस लीनियस ने बताया था। तो द्विपद नामकरण क्या है, वही हमारा सेकंड क्वेश्चन है। व्हाट डू यू मीन बाय बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। यानी कि द्विपद नामकरण के बारे में आप क्या समझते हैं। So binomial nomenclature is a system of naming plants and animals। तो द्विपद नामकरण है क्या, तो पौधों को और जीवों के नामकरण की एक पद्धति होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, द्विपद नामकरण कहते हैं, जिसमें कि पादपों का और जंतुओं का नामकरण किया गया है। और यह बायोनोमियल नोमेनक्लेचर को द्विपद नामकरण क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो नामकरण है वो दो पदों में किया जाता है। पहला रहता है जीनस और दूसरा रहता है स्पीशीज। यानी कि प्रथम शब्द रहेगा वंश और दूसरा रहेगा प्रजाति। तो द्विपद नामकरण में हम नामकरण को दो पदों में करते हैं, वंश और प्रजाति। पहला रहता है वंश और दूसरा रहता है प्रजाति। वंश का नाम जो है वो हमेशा किससे शुरू होगा, कैपिटल लेटर से शुरू होगा, और जो स्पीशीज है वो हमेशा स्मॉल लेटर से शुरू होती है, और इसे इटैलिक में लिखा जाता है, और या फिर हम अगर उसे हाथ से लिख रहे हैं तो उसे अंडरलाइन किया जाता है। तो एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हमने लिया ह्यूमंस के बारे में। तो ह्यूमंस, जिसका जूलॉजिकल नेम क्या रहेगा, होमो सेपियंस। तो क्योंकि जीनस जो है वो क्या रहेगा इसका, होमो, एंड स्पीशीज हो जाएगी सेपियंस। जीनस को हमने कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया है और स्पीशीज जो है वो किससे होगी, स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगी। तो द्विपद नामकरण के बारे में कैरोलस लीनियस ने बताया। हमने कहा यह क्या होती है, तो यह पादपों और जंतुओं के नामकरण की एक पद्धति होती है, जिसमें कि दो पद जो है वो शुरू दो पद में की जाती है, वंश और प्रजाति से। उदाहरण की बात करें तो होमो सेपियंस, ह्यूमन का जो नाम है वो हो गया होमो, जिसमें कि जीनस जो है वो क्या रहेगा, कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया जाएगा, और स्पीशीज जो है वो क्या रहेगी, स्मॉल लेटर से शुरू होगी। दोनों को इटैलिक में लिखा जाएगा या फिर उन्हें अंडरलाइन किया जाएगा हाथ से लिखने पर। तो ये है बायोनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। होमो सेपियंस, इसका हमने एग्जांपल लिया, तो हम इसके जो टैक्सोनॉमिक हायरार्की में भी देखें तो किंगडम क्या रहेगा इसका, एनिमेलिया। फाइलम हो जाएगा कॉर्डेटा। क्लास कौन सी है, मैमेलिया है। ऑर्डर है प्राइमेट्स, फैमिली होमोनिड्स, एंड जीनस जो है वो क्या रहेगा, होमो, और स्पीशीज कौन सी हो गई, सेपियंस। तो ये है इनका बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। देन थर्ड क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज सिमेट्री एंड देयर टाइप्स। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, यह पूछा जाता है या तो पार्ट ए में पूछा जाएगा या फिर पार्ट बी में पूछा जाएगा। सिमेट्री, सिलोम, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो सम्मिति क्या होती है, सिमेट्री जिसे कि हिंदी में क्या लिखा जाएगा, सम्मिति।
तो सममिति क्या है और उनके कितने प्रकार होते हैं? तो सिमेट्री इन बायोलॉजी इज द बैलेंस अरेंजमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स और शेप्स अराउंड अ सेंट्रल पॉइंट और एक्सिस। तो सममिति क्या होती है? तो यह केंद्रीय बिंदु या फिर अक्ष से जीवों के अंगों की और उनके आकारों की एक संपूर्ण व्यवस्थित संरचना होती है, जिसे कि हम क्या कहते हैं? सममिति कहते हैं, या फिर हम कहें एक बैलेंस्ड अरेंजमेंट रहता है उनके बॉडी पार्ट्स का, उनके सेंट्रल पॉइंट और एक्सिस से। फिर इनके टाइप्स की बात करें तो सममिति जो है वो 3 प्रकार की देखी जाती है। कौन कौन सी हो गई? बायलेटरल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री एंड असिमेट्री। ये इनके इंपॉर्टेंट टाइप्स रहते हैं, यानी कि जिसे हिंदी में कहा जाएगा द्विपार्श्व सममिति, अरीय सममिति और असिमेट्री, यानी कि ऐसे जंतु जिनमें की भी कोई भी प्रकार की सममिति नहीं देखी जाएगी। तो हमने सिमेट्री के 3 प्रकारों की बात की, जिसमें कि हमने कहा बायलेटरल सिमेट्री, जिसे हिंदी में कहा जाता है द्विपार्श्व सममिति। तो बायलेटरल सिमेट्री या द्विपार्श्व सममिति क्या होती है, ये किनमें देखी जाती है? तो हम बात करें तो जीव के एंटीरियर एंड से पोस्टीरियर एंड की तरफ एक प्लेन में जब उन्हें कट किया जाता है किसी ऑर्गेनिजम्स को, तो वो क्या रहेंगे? तो यदि इन्हें इस तरह से एंटीरियर एंड से, एंटीरियर एंड कौन सा हो गया? उनका अग्र सिरा या फिर हेड पार्ट, और पोस्टीरियर एंड कौन सा हो गया? उनका एनस पार्ट या फिर टेल पार्ट, यानी कि अग्र भाग से पश्च भाग की ओर यदि उन्हें विभाजित किया जाता है तो वो 2 बराबर भागों में विभाजित होते हैं। पहला ये हो गया और दूसरा ये। तो लेफ्ट पार्ट जो है वो क्या रहेगा? इनके राइट पार्ट का बिल्कुल मिरर इमेज या फिर दर्पण प्रतिबिंब होता है। तो यह होती है द्विपार्श्व सममिति। तो ये किसमें देखी जाती है? आर्थ्रोपॉड्स में, इंसेक्ट्स में भी देखी जाती है। हम बात करें ह्यूमंस में भी कौन सी सिमेट्री देखी जाती है? बायलेटरल सिमेट्री देखी जाती है। अगर हम हमारे एंटीरियर एंड से पोस्टीरियर एंड की तरफ कट किया जाए या फिर एक प्लेन में कट किया जाए तो क्या रहेगा? हमारा जो लेफ्ट पार्ट है वो बिल्कुल राइट पार्ट के मिरर इमेज रहेगा। तो हमें कौन सी सिमेट्री देखी जाएगी? बायलेटरल सिमेट्री, और इंसेक्ट्स में भी यही सिमेट्री देखी जाती है। सेकेंड हमने बात की रेडियल सिमेट्री या फिर अरीय सममिति। तो अरीय सममिति क्या होती है? तो हम बात करें कि किसी ऑर्गेनिजम्स को उसे के सेंट्रल पॉइंट या एक्सिस से, यानी कि केंद्रीय बिंदु या फिर एक अक्ष से जब विभाजित किया जाए तो उसे किसी भी तरफ से विभाजित करने पर वो 2 बराबर भागों में विभाजित हो जाएगा। तो उसे हम क्या कहते हैं? अरीय सममिति कहते हैं। तो हम बात करें ये किस में देखी जाती है? निडेरियंस में देखी जाती है, और इसका एग्जाम्पल दूसरा रहता है इकाइनोडर्म्स, जिसमें कि स्टार फिश में भी कौन सी सममिति देखी जाएगी? अरीय सममिति देखी जाएगी। तो इसका सेंट्रल पॉइंट और एक्सिस कौन सा हो जाएगा? ये है इसका सेंट्रल पॉइंट और एक्सिस। और जब इसे किसी भी भाग से, अब इसे क्योंकि केंद्रीय बिंदु से गुजरने वाली रेखा से अगर विभाजित किया जाए तो यह क्या रहेगी? 2 बराबर भागों में विभाजित हो जाएगी। इसे ही हम अरीय सममिति कहते हैं। ये निडेरियंस में देखी जाती है, और इकाइनोडर्म्स जिसमें कि स्टार फिश वगैरह आएंगी उसमें देखी जाएगी। फिर थर्ड पॉइंट है हमारा असिमेट्री या फिर नो सिमेट्री, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें कि कोई भी प्रकार की सममिति नहीं देखी जाती है उसे हम असममिति कहते हैं। तो पॉरीफेरास जो होते हैं, स्पॉन्जेस जो हैं, वो उसमें कौन सी सममिति पाई जाती है? असममिति प्राणी वो होते हैं, उनमें कोई भी प्रकार की सिमेट्री नहीं देखी जाती है, यानी कि इन्हें किसी भी पार्ट से, किसी भी प्लेन से अगर कट किया जाए तो ये 2 बराबर भागों में विभाजित कभी भी नहीं होंगे, इसीलिए इन्हें असिमेट्रिकल एनिमल कहा जाता है। तो ये पूरा था सममिति के बारे में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डिफाइन दी सिलोम। तो हमने कहा सिलोम या फिर देह गुहा क्या होती है उसके बारे में उसे परिभाषित करना है। तो द सिलोम इज द फ्लूइड फिल्ड बॉडी कैविटी। अब सिलोम क्या है? एक फ्लूइड से भरी हुई बॉडी कैविटी रहती है जो कि किसके बीच में प्रेजेंट रहती है? तो एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच में यह सिलोम जो है या देह गुहा जो है वो पाई जाती है। तो हमने कहा देह गुहा को परिभाषित करना है। देह गुहा क्या है? तो यह एक तरल पदार्थ से भरी हुई गुहा होती है जो कि किसके मध्य में पाई जाती है? तो यह बॉडी वॉल या जिसे हिंदी में देह भित्ति कहा जाएगा। तो यह देह भित्ति और आहार नाल के मध्य में पाई जाने वाली गुहा होती है और इसे ही हम देह गुहा कहते हैं। सिलोम एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव कुशन फॉर देयर इंटरनल ऑर्गन्स। अब इंटरनल ऑर्गन्स के लिए यह सिलोम क्या रहती है? एक प्रोटेक्टिव कुशन की तरह फंक्शन करती है या फिर वर्क करती है। तो हम कहें जो आंतरिक अंग है उनके लिए एक सुरक्षात्मक गद्दे की तरह कार्य करती है।
एंड द सीलोम इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ मेटाजोआ। और सीलोम जो है वो किसका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है या फिर किसकी विशिष्ट लक्षण है, तो यह मेटाजोआ का विशिष्ट लक्षण देखा जाता है या फिर उसकी विशिष्ट विशेषता होती है। तो हमने कहा देह गुहा क्या है, तो यह जो है क्या रहेगी, फ्लूइड फिल्ड बॉडी कैविटी है या फिर हम कहें तरल पदार्थ से भरी हुई गुहा है जो कि किसके मध्य में पाई जाती है, देह भित्ति और आहार नाल के मध्य में पाई जाती है। यह हमने कहा प्रोटेक्टिव कुशन की तरह वर्क करती है या फिर हम कहें ये जो आंतरिक अंग हैं उनके लिए एक सुरक्षात्मक गद्दे की तरह कार्य करती है और ये मेटाजोन्स का विशिष्ट लक्षण रहती है। अब सीलोम जो है यह भी दो प्रकार के देखी जाती है। कौन कौन सी, एक होते हैं यूसीलोम और दूसरा रहता है इसमें असीलोमिड्स। तो यूसीलोमिड्स क्या है, यानी कि ऐसे एनिमल जिसमें कि सीलोम देखी जाएगी उन्हें हम कहेंगे यूसीलोमिड्स या फिर सीलोमिड्स। और ऐसे एनिमल जिनमें कि सीलोम नहीं पाई जाएगी या फिर देह गुहा अनुपस्थित रहती है वो अगुहीय होते हैं, उन्हें हम कहते हैं असीलोमिड्स या फिर अगुहीय। तो यूसीलोमिड्स यानी कि प्रगुहीय। तो हमने कहा देह गुहा भी दो प्रकारों में विभक्त रहती है, पहला है यूसीलोमिड्स या फिर प्रगुहीय जिसमें कि सीलोम देखी जाएगी और दूसरा है असीलोमिड्स या फिर अगुहीय। तो ऐसे एनिमल जिनमें कि जो एक्टोडर्म या फिर जो बॉडी वॉल है, ये इनकी जो पर्पल कलर का स्ट्रक्चर है ये क्या है, इनका पूरा बॉडी वॉल, और ये जो रेड कलर की आपको दिखाई दे रही है ये है डाइजेस्टिव कैविटी या फिर जिसे एलिमेंट्री कैनाल कहें। तो इनके बीच में ये जो स्काई ब्लू कलर के स्ट्रक्चर है ये क्या रहेगा, सीलोम रहती है। तो एक्टोडर्म या फिर बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर है ये पूरा क्या है, सीलोम या फिर देह गुहा होती है। और ऐसे एनिमल जिनमें कि सीलोम पाई जाएगी उन्हें हम प्रगुहीय जंतु कहेंगे। और ऐसे एनिमल जिसमें कि सीलोम जो है वो एब्सेंट रहेगी एक्टोडर्म और डाइजेस्टिव कैविटी या फिर बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, एसीलोमिड्स या फिर अगुहीय जंतु जिनमें कि कोई भी प्रकार की सीलोम नहीं पाई जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन या फिर हम कहें पंच जगत वर्गीकरण। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन या फिर पंच जगत वर्गीकरण क्या होता है। तो सबसे पहले 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को किसने बताया था, तो 1969 में आर.एच. व्हीटेकर जो थे उन्होंने सबसे पहले 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को बताया था। या फिर हम कहें 1969 में पंच जगत वर्गीकरण को आर.एच. व्हीटेकर के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। दूसरी हम जो इसमें बात बताएंगे वो यह है कि इस क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है या फिर इस क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण का आधार क्या रहता है। तो दिस क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड अपॉन सर्टेन कैरेक्टर्स लाइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, सेल स्ट्रक्चर उनका क्या है, एंड रिप्रोडक्शन पैटर्न जो है वो इनका क्या होता है, इसके ऊपर ये क्लासिफिकेशन बेस्ड है। तो हमने बात की पंच जगत वर्गीकरण को सबसे पहले किसने बताया, आर.एच. व्हीटेकर ने इसे बताया था। 1969 आपको याद रहे तो भी ठीक है और नहीं रहे तो भी ठीक है। तो आर.एच. व्हीटेकर ने इसे सबसे पहले प्रस्तावित किया था। इस क्लासिफिकेशन का बेस्ड क्या है या फिर यह वर्गीकरण जो है किस पे आधारित है, तो यह वर्गीकरण आधारित है मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि पोषण के आधार के ऊपर, थैलस के संगठन के आधार पर, कोशिका की संरचना और प्रजनन की विधि के ऊपर यह आधारित रहता है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जिसमें कि हम 5 जगत को पढ़ते हैं या फिर 5 किंगडम्स जो है वो इसमें आते हैं। कौन कौन से, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई एंड एनिमेलिया। तो यह 5 जगत जो है हम पंच जगत वर्गीकरण में पढ़ते हैं। ये है पूरा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जिसमें कि हमने कहा सबसे पहला हमने किंगडम कौन सा देखा, मोनेरा। किंगडम मोनेरा जो है इसमें कौन आएंगे, प्रोकैरियोट्स जो है वो किंगडम मोनेरा में रखे जाते हैं। यह न्यूट्रिशन कैसे प्राप्त करते हैं, एब्जॉर्प्शन से और फोटोसिंथेसिस से। तो सबसे पहली हमने बात की मोनेरा जो है ये प्रोकैरियोट्स है। यह न्यूट्रिशन किससे प्राप्त करेंगे, अवशोषण से या फिर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। ये मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी होंगे, यानी कि ये गतिशील और अगतिशील दोनों ही प्रकार के देखे जा सकते हैं। एसेक्सुअल है या फिर हम कहें इनमें जो है लैंगिक प्रजनन की विधि जो है वो कैसी देखी जाएगी, असेक्सुअल प्रकार की। प्रोटिस्ट की बात करें तो सेकंड किंगडम है हमारा प्रोटिस्ट। प्रोटिस्ट जिसमें कि यूकैरियोट्स जो है उन्हें रखा जाता है। ये यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। यूनिसेलुलर यानी कि एक कोशिकीय और मल्टीसेलुलर यानी कि बहुकोशिकीय।
ये जो न्यूट्रिशन है कैसे प्राप्त करेंगे, एब्जॉर्प्शन के द्वारा, इंजेक्शन के द्वारा और या फिर फोटोसिंथेसिस के द्वारा, या फिर हम कहें अवशोषण के द्वारा, अंतर्ग्रहण के द्वारा और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा जो है ये पोषण को प्राप्त करते हैं। इनमें जो रिप्रोडक्शन का पैटर्न है वो कैसा देखा जाएगा, सेक्सुअल या फिर असेक्सुअल, यानी कि लैंगिक या अलैंगिक प्रजनन की क्रिया द्वारा ये प्रजनन करते हैं। देन प्रोटिस्ट के बाद में थर्ड जो हमारा किंगडम है वो है प्लांटी। तो प्लांटी जिसमें कि हम कहें यूकैरियोट्स जो है उन्हें रखा जाता है, मल्टी सेल्यूलर होते हैं, बहुकोशिकीय होंगे, ये फोटोसिंथेसिस द्वारा अपना क्या करेंगे, भोजन बनाएंगे, एंड नॉन मोटाइल होंगे। प्लांट्स क्या करेंगे, गति नहीं करते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं और इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाएगा। फोर्थ हमारा किंगडम है किंगडम एनिमेलिया। तो ये यूकैरियोट्स होते हैं, इनमें मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि ये बहुकोशिकीय जंतु होंगे, कई सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होंगे। इंजेक्शन या फिर ये क्या कहें हम अंतर्ग्रहण की क्रिया द्वारा, यानी कि भोजन को क्या करते हैं, अंतर्ग्रहण करते हैं और फिर उसका निष्कासन करते हैं। तो इंजेक्शन के द्वारा ये न्यूट्रिशन प्राप्त करेंगे, मोटाइल होते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें देखा जाता है। फिफ्थ हमारा किंगडम है किंगडम फंजाई। फंजाई जिसमें कि यूकैरियोट्स मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स को रखा गया है, ये एब्जॉर्प्शन के द्वारा क्या करेंगे, न्यूट्रिशन प्राप्त करेंगे, यानी कि अवशोषण द्वारा ये पोषण प्राप्त करेंगे, नॉन मोटाइल होंगे और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उनमें भी पाया जाएगा। तो यह हमारे हुए पांचों किंगडम। सबसे पहला किंगडम मोनेरा, देन प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया एंड फंजाई। सिक्स्थ क्वेश्चन है राइट टू कैरेक्टर्स ऑफ पॉरीफेरा, यानी कि हमें पॉरीफेरा जो संघ है उसके दो सामान्य लक्षणों के बारे में बताना है। पॉरीफेरा के अलावा आपको इसमें प्रोटोजोआ के बारे में पूछ सकते हैं, सिलेंट्रेटा, एनेलिडा, इन सभी के बारे में पूछा जा सकता है। तो आपको सभी फाइलम के क्या याद रखने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स याद रखने हैं और उनके एग्जाम्पल्स और उनकी क्लासेस जो है वो याद रहनी चाहिए पार्ट बी के लिए। और पार्ट ए में इसमें पूछा जाता है कि कोई एक फाइलम दे देंगे और उसमें उसके दो कैरेक्टर्स पूछेंगे, या फिर हम कहें उसके दो स्पेशल कैरेक्टर्स पूछ सकते हैं, या फिर उनके एग्जाम्पल्स के बारे में भी पूछ सकते हैं। तो हमने बात की है कि राइट टू कैरेक्टर्स ऑफ पॉरीफेरा, यानी कि पॉरीफेरा संघ के दो सामान्य लक्षणों के बारे में बताना है। तो सबसे पहली बात है पॉरीफेरा आर ऑल एक्वेटिक। पॉरीफेरा सभी क्या होते हैं, तो ये सभी जलीय जीव होते हैं, जल में रहने वाले होते हैं। और जब भी हम एक्वेटिक की बात करते हैं तो हमारे सामने दो बातें आती है, एक होता है फ्रेश वाटर और दूसरा रहता है मराइन वाटर। तो फ्रेश वाटर जो है स्वजलीय जिसमें कि हम कहेंगे, या फिर हम कहें मीठे पानी में, यानी कि इनमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन क्या रहेगी, बहुत ही कम रहेगी। और मराइन वाटर जिसमें कि सॉल्ट कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा रहती है। तो पॉरीफेरा जो है सभी एक्वेटिक होते हैं, मोस्टली मराइन होते हैं, यानी कि ये अधिकतर समुद्र में पाए जाने वाले जीव होते हैं। एक्सेप्ट वन फैमिली स्पॉन्जिलिडाई विच लिव्स इन फ्रेश वाटर। परंतु एक एक्सेप्शन या अपवाद इसका देखा जाता है, एक फैमिली रहती है या एक कुल स्पॉन्जिलिडाई जो है वो कहाँ पे रहता है, स्वच्छ जल में निवास करता है या फिर मीठे पानी में देखा जाता है। जबकि अधिकतर जो पॉरीफेराज है वो किस में देखे जाएंगे, तो ये देखे जाएंगे मराइन वाटर या फिर हम कहें समुद्र के जल में पाए जाएंगे। The body surface is perforated by numerous pores and the ostia through which water enters the body and one or more large opening the oscula by which water passes out। तो पॉरीफेरा की बात करें तो पॉरीफेरा शब्द का मतलब ही यही होता है कि काफी सारे उनमें ये पोर बियरिंग एनिमल्स होते हैं, या फिर हम कहें उनमें उनके शरीर पर, उनकी शरीर की सतह पर काफी सारे छिद्र पाए जाएंगे। जिनमें कि हम बात करें तो इनमें छिद्र जिसे एक ही ऑस्टिया कहा जाता है, और जो दूसरा छिद्र इनकी बॉडी में देखा जाता है वो रहता है ऑस्क्यूला। ऑस्टिया जिनकी वजह से क्या रहेगा, इनकी बॉडी में वाटर एंटर करता है या फिर इनके शरीर में जल प्रवेश किसकी वजह से करता है, ऑस्टिया के छिद्र के द्वारा। और ऑस्क्यूला जिसके द्वारा इनके शरीर से जल जो है वो निष्कासित किया जाता है, या फिर हम कहें तो इनमें दो लार्ज ओपनिंग जो है वो देखी जाती है, न्यूमरस पोर्स होते हैं। ऑस्टिया जिसे कहा जाता है जिसके द्वारा इनमें वाटर एंटर करता है, और ऑस्क्यूला जिसके द्वारा वाटर जो है वो बाहर की ओर निकल जाता है। तो यह इनका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हो गया। दूसरा बात करें, द इंटीरियर स्पेस ऑफ द बॉडी इज आइदर होलो और परफोरेटेड बाय न्यूमरस कैनाल्स लाइंड विद कोइनोसाइट। कोइनोसाइट्स जो है वो इनका स्पेशल कैरेक्टर रहता है जो कि केवल पॉरीफेराज में देखा जाता है। तो कोइनोसाइट्स जो है वो इनमें प्रेजेंट रहती है। एग्जाम्पल की बात करें तो जब भी हम कैरेक्टर्स के बारे में बताएंगे तो हमें दो से तीन एग्जाम्पल जो है वो भी लिखने हैं ताकि अच्छे नंबर मिले। तो पहला एग्जाम्पल इसका रहेगा साइकन, सेकंड एग्जाम्पल यूप्लेक्टेला, स्पॉन्जिला एंड यू स्पॉन्जिया जो है वो भी इसी का उदाहरण होगा।
तो यह सभी जो है क्या रहेगा, तो पॉरीफेरा में हमने कुछ सामान्य लक्षणों की बात की, जिसमें कि हमने 2 के बारे में बात की है। सबसे पहला ये क्या है, एक्वेटिक होते हैं, मोस्टली मराइन वाटर में पाए जाते हैं, यानी कि एक फैमिली इसकी रहती है, जो कि इसका एक्सेप्शन है स्पॉन्जिलिडाई, जो कि फ्रेश वाटर में पाई जाती है। इनके ये पोर बियरिंग एनिमल्स होते हैं, इनके शरीर की सतह पर काफी सारे छिद्र पाए जाते हैं, जिसे कि ऑस्टिया कहा जाता है, जिनके द्वारा इनके शरीर में जल प्रवेश करता है, और ऑस्क्यूला, जिनके द्वारा शरीर के जल बाहर की ओर निष्कासित किया जाएगा। और इनमें कोइनोसाइट्स जो है वो प्रेजेंट रहती है। साइकन, यूप्लेक्टेला और स्पॉन्जिला जो है वो इसके उदाहरण रहेंगे। ये है हमारे पॉरीफेरा, जिसमें कि हम बात करें तो इनकी बॉडी आप देख सकते हैं बिल्कुल कैसी है। तो इनकी बॉडी में कई सारे छिद्र जो है इनके शरीर पर देखे जाते हैं। तो इनमें इनके शरीर पर कई सारे छिद्र आप देख सकते हैं देखे जाते हैं, और यहाँ पे इनके शरीर में रहता है ऑस्क्यूला, जिसके द्वारा जो इनमें शरीर के में जल ऑस्टिया के द्वारा प्रवेश करेगा वो बाहर की ओर निष्कासित कर दिया जाएगा। यह हमने बात की, जैसे कि हमने कहा इनकी बॉडी में एक स्पेशल कैरेक्टर होता है कोइनोसाइट्स, या फिर जिसे कॉलर सेल्स कहा जाता है। तो यह कोइनोसाइट्स और कॉलर सेल्स जो है इनकी बॉडी में प्रेजेंट रहती है। ये काफी सारे ऑस्टिया हो गए ब्लू कलर के स्ट्रक्चर, और यह रहेगा इनमें ऑस्क्यूलम, या फिर जिसे एक्स करंट पोर कहा जाएगा। तो ये हुआ पॉरीफेरा के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, राइट 2 एग्जांपल्स ऑफ सिलेंट्रेट्स, यानी कि हमने कहा इसमें सिलेंट्रेट्स के हमें 2 उदाहरणों के बारे में बताना है। तो पहला उदाहरण जो हम लेंगे वो है एडम्सिया, या फिर जिसे सी एनिमन कहा जाता है, और सेकंड एग्जांपल हमने लिया ओरेलिया या फिर जेलीफिश, और आप चाहें तो हाइड्रा भी जो है एग्जांपल के रूप में लिख सकते हैं। और बाकी के कुछ एग्जांपल्स जो है मैंने और लगाए हैं सिलेंट्रेट्स के, फाइशीलिया जिसे कि पुर्तगाल लड़ाका भी कहा जाता है, ओरेलिया या फिर जेलीफिश हो गई, ओबेलिया हो गया, हाइड्रा, सी फैन, गॉर्गोनिया हो गया, सी पेन, एंड वेलेला, सी एनिमोन जो है, ये सभी किसके एग्जाम्पल रहेंगे, सिलेंट्रेट्स के रहेंगे। आपको जो एग्जाम्पल इजी लगता है आप वो लिख सकते हैं। अब सिलेंट्रेट्स के अलावा हमें इसे एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मॉलस्क के भी एग्जाम्पल जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो सभी के एग्जाम्पल 2 से 3 जो है वो आपको याद रखने हैं। What is the नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है, What is the meaning of word एनेलिडा। अब एनेलिडा वर्ड का मीनिंग क्या रहेगा, या फिर एनेलिडा शब्द जो है उसका अर्थ क्या होता है। The एनेलिडा वर्ड इज derived from लैटिन वर्ड एन्युलस, यानी कि एनेलिडा जो शब्द है वो किससे लिया गया है, तो यह लैटिन शब्द एन्युलस से लिया गया है, और जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका मतलब है लिटिल रिंग्स, यानी कि छोटी छोटी अंगूठी के समान संरचनाएं जो है उसे ही हम क्या कहते हैं, ये एन्युलस का अर्थ होता है। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द रिंग्ड वर्म एंड द सेगमेंटेड वर्म्स, क्योंकि एनेलिडा में छोटी छोटी रिंग्स के समान या फिर अंगूठी के समान संरचनाएं दिखी जाती है। सेगमेंटेड वर्म होता है, या फिर हम कहें ये कैसा होता है, तो खंडित क्रमी होता है, और इसी वजह से इसे क्या कहा जाता है, सेगमेंटेड वर्म भी कहा जाता है। एंड इट कंसिस्ट ऑफ रैगवर्म, अर्थवर्म एंड लीचेस। तो एनेलिडा शब्द का अर्थ क्या है, लैटिन वर्ड एन्युलस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है लिटिल रिंग या फिर छोटी छोटी अंगूठी के समान संरचनाएं। तो इनके शरीर में क्योंकि छोटी छोटी अंगूठी के समान संरचनाएं पाई जाती है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, एनेलिडा रखा गया है। और ये सेगमेंटेड वर्म होता है, या फिर इनका शरीर जो है वो खंडों में विभक्त रहता है, इसीलिए इसे खंडित क्रमी भी कहा जाता है। एग्जाम्पल कौन से हो गए, तो अर्थवर्म इसका एग्जाम्पल है, लीचेस, रैगवर्म जो है क्या हो गए, इनके उदाहरण हो गए। The next question है, write zoological name of 2 species of Echinodermata। तो Echinodermata के हमें 2 zoological name जो है वो स्पीशीज के बताने हैं। तो पहला है एस्टेरियस या फिर स्टारफिश जिसे कहा जाएगा, ये हो गई हमारी स्टारफिश। सेकंड है इकाइनस जिसे कि सी अर्चिन कहा जाता है, ये सी अर्चिन है। और एंटेडन या फिर सी लिली जिसे कहा जाएगा, ये क्या है, इकाइनोडर्मेटा के 3 स्पीसीज के एग्जाम्पल, जिसमें कि हमने इनके जूलॉजिकल नेम भी लिखे हैं। तो एस्टेरियस फर्स्ट स्टारफिश, सेकंड है इकाइनस या फिर सी अर्चिन, एंड एंटेडन या फिर सी लिली। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन 9th कंप्लीट। देन 10th क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या है, राइट द नेम ऑफ इवोल्यूशनरी थॉट गिवन बाय लेमार्क, या फिर हम कहें लेमार्क के द्वारा दिया गया विकासवादी सिद्धांत क्या है उसके बारे में बताना है। तो लेमार्क ने जो विकासवादी सिद्धांत का प्रस्ताव रखा उसका नाम क्या है, तो अर्जित लक्षणों की वंशागति। तो लेमार्क ने जो विकासवादी सिद्धांत दिया वो कौन सा था, अर्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। तो
हमने क्वेश्चन जो पूछा है वो है राइट द नेम ऑफ इवोल्यूशनरी थॉट गिवन बाय लेमार्क, यानी कि लेमार्क के द्वारा दिया गया विकासवादी सिद्धांत कौन सा है। तो थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर जो है वो किसके द्वारा दिया गया है, लेमार्क के द्वारा। या फिर हम कहें अर्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, लेमार्क के द्वारा प्रस्तावित किया गया। तो ये हमारे होते हैं पार्ट ए के कुछ 10 इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चंस। नेक्स्ट जो 10 इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चंस है हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना बहुत। तो हमने इसमें 10 पीवाईक्यू क्वेश्चंस देख लिए हैं, जिसकी पीडीएफ जो है हमारे ऐप 12th प्लस ऐप पर आपको मिल जाएगी और इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही आपको अवेलेबल रहेगी। एंड देन नेक्स्ट जो 10 पीवाईक्यू क्वेश्चंस रहते हैं जो कि यूनिट 3rd, 4th और 5th से बचते हैं, तो वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।